तो अदब फ़नून नामे में खालिद मोइन का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ वही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, अरशद रिज़वी। अरशद जावेद रिज़वी, असल में इनका पूरा नाम है डॉक्टर अरशद जावेद रिज़वी, और मौल्लिम हैं और बहुत अहम शोबे से भी वाबस्ता हैं। वो भी उनसे पूछेंगे इन्हीं सवालात में। और आवारगी पर गुफ्तगू हो रही थी, तो अरशद रिज़वी, आवारगी के जो कर्ब है और उसका जो दुख है और उसके साथ जो एक सोसाइटी का टकराव होता है, क्लैश होता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? असल क्योंकि में आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर असल पाता में है। समझ नहीं पाता जब हम आवारगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी जो है, जो घरेलू आदमी है, जो मिडिल क्लास मीडियोकर थिंकिंग का आदमी है, वो आवारगी को बर्दाश्त हज़म नहीं कर पाता है। और वो ये समझता है कि ये शख्स जो बात कर रहा है शायद ही वो बहुत ही बुरा आदमी है। मैं समझता हूँ आवारगी की अपनी अखलाकियात होती हाँ। हैं। एक आवारा आदमी, यानी जो आवारगी से प्यार करता है और तख्लीक के तजर्बे से गुजरना चाहता है, तो उसकी अपनी अखलाकियात होती हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, और वो उन नॉर्म्स में, उन अखलाकियात में रहता है। लेकिन आम आदमी, हमारा आम मुआशरा जो है, वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल रहा नहीं है। पहले तो शायद रहा भी था, रहता भी था, और लोग बर्दाश्त भी करते थे। फैज़ साहब की आवारगियों को, अहमद फराज की आवारगियों को, पौलो कोएल्हो की आवारगियों को उस मुआशरे में बर्दाश्त किया, गार्शिया की आवारगियों को बर्दाश्त किया, सार्त्रे। लेकिन हमारे यहाँ अब मुआशरे की डिटेरिएशन इतनी हो गई है, इतना ज़्यादा डिटेरिएटेड मुआशरा हो गया है कि हम ये समझते हैं कि आवारगी का मतलब ये है कि बुरे काम करना। मैं समझता हूँ आवारगी तो एक मुशाहिदे का एक अमल है कि अपनी ज़िंदगी को बहरहाल उसकी नेगेटिविटी को, उसकी पॉजिटिविटी को भरपूर तौर पर उसका उसकी ऑब्जर्वेशन करना, उसका मुशाहिदा करना, ताकि इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो। वरना इंट्यूशन मर जाता है और हम एक वाजबी सी कैफियत में चले जाते हैं। तो अब अगर हमें सिलेक्शन की गया है और ये कहा गया है कि ये हमने कहानियाँ लिखनी है या आपने शायरी करनी है, तो डेफिनेटली हम लोगों से तो मुख्तलिफ हैं, और जब मुख्तलिफ हैं तो हमें मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, तो उसमें आबादी का हिस्सा भी है। और इसकी एक कीमत भी है जो कि हमें अदा करनी पड़ती है जब हम एक मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारते हैं और 2 + 2 = 4 से मुख्तलिफ हो जाते हैं, या रूटीन लाइफ से मुख्तलिफ हो जाते हैं, और साथ साथ वो भी निभा रहे होते हैं, तो उसकी भी एक कीमत भी हम अदा करते हैं। आप क्या समझते हाँ, हैं? नहीं देखें, मेरा एक घर है, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं एक जॉब करता हूँ, वो मैं पूरी तरह निभा रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा उसको उससे निकल कर मेरी जो अपनी क्रिएटिव लाइफ है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बहुत से अवामिल से गुजरता हूँ, और आवारगी कई बार ख्याल की बुनियाद पर भी होती है। यानी इसका मकसद ये नहीं कि आवारगी का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल तजर्बे से आप गुजर रहे हैं, ख्याल की बुनियाद पर भी होती है। और मुझे ऐसे ही बनाया गया है, और जब मुझे ऐसा बनाया गया है तो मैं वैसे ही ज़िंदगी गुजारूँ जैसा मुझे बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसकी बड़ी कीमत, हमें अकेलापन बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर हमारे पास वही हरबा होता है कि हम लिखने के लिए अपनी राइटिंग टेबल पर चले जाएं और लिखना शुरू करें जब हम तनहा नहीं रहते हैं। वरना तो दुनिया हमें ऐसे ही समझती है कि हम लोग जो हैं वो शायद दुनिया के बुरे लोग हैं जो आवारी का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कितना अब 20 साल में, 30 साल में कितना सोसाइटी हमारी जो है वो राइटर्स की तरफ संजीदा हुई है, या वो ज़्यादा देखती है या कम देखती है? इस हवाले से अब आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुआशरे का एक ख़ास हिस्सा अभी भी मौजूद है जो राइटर्स को, शायर को बड़ा अहम समझती है, मुसव्विर को बहुत अहम समझती है। लेकिन 20 साल 30 साल के तजर्बे में मैंने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा इससे दूर होता चला गया है। और उसकी वजह, दूरी की वजह ये मुआशियात है, क्योंकि मुआशी तौर पर नाउ वी आर इकनॉमिक एनिमल्स, हम इकनॉमिक एनिमल्स हैं। तो मुआशियात की बुनियाद पर हम इतना ज़्यादा अपने कामों में मगन रहते हैं कि हम इसको एक बेकार चीज़ समझने लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी वो हिस्सा मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं, वो राइटर और शायर से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, वो समझते हैं कि ज़िंदगी इसके बगैर नामुकम्मल है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर एक डॉक्टर इंजीनियर है और उसमें लिटरेचर का हिस्सा शामिल नहीं उसकी शख्सियत में, तो वो नामुकम्मल होना आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है उसकी शख्सियत।
तो अभी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं अगर ये पूछूं कि अरशद रिजवी की कहानी जो है वो मंटो से कहीं आगे बढ़ी है या वही मुक़य्यद है? अनवर सज्जाद, अहमद हमीश और ऐसे कहानीकार जिन्होंने कुछ मज़ीद जदीद कहानियाँ लिखी और नए तजुर्बात भी किए, तो अब कहाँ आप महसूस करते हैं कहानी को? वो कहानी बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे। मंटो को बहुत पीछे छोड़ दी कहानी, हमेश भाई को भी पीछे छोड़ दी कहानी। कहानी को अपना सफ़र तय करके आगे निकल गई। मैंने नैयर मसूद को देखा पुराना होते हुए, जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हॉन्टेड अफसाना निगार मुझे लगा नैयर मसूद। असद मोहम्मद ख़ान है कराची में, लेजेंड एक बैठे हुए हैं, कमाल कहानी उन्होंने लिखी। कहानी बड़ी बड़ी संगरी से राइटर्स को छोड़कर उन राइटर्स की तरफ चली जाती है जो नए तजर्बे करना चाहते हैं। अच्छा। ये सेलेक्ट करती है आपको। अच्छा। ये आपको पहचान जाती है कि मुझे इस शख्स के पास जाना है ताकि ये शख्स मुझे बेहतर तौर पर बरत सके। अच्छा। महबूबा बन जाती है ये, और बड़ी संगील किस्म की महबूबा, और फिर ये जान नहीं छोड़ती है आपकी। अच्छा। ये खून चूसती है आपका। अच्छा। और आप उसको खून पिलाते रहते हैं और इसे जमान रखते हैं। तो उलझती हैं कहानियाँ आपसे आकर, किरदार कहानियाँ, और आपको पेन भी देती हैं कि अगर आप नहीं लिख रहे हैं या ठीक से नहीं लिख सके हैं तो भी ये बैठे बैठे आप मजमे में, खुशी की महफिलों में आपको तनहा कर देते। आप खुशी की महफिल में बैठे हैं, सब हंस रहे हैं, आप अचानक उदास तनहा हो गए। आपने महसूस किया कुछ अंदर हो रहा है। मैं समझ जाता हूँ ये कहानी है, तो कहती है चलो मेरे साथ। अच्छा। और ये महबूबा है, तो महबूबा की बात तो मानी जाती है, तो फिर चला जाता है इसकी तरफ आदमी। अच्छा। और फिर इसके साथ वक्त गुजारता है, और जब वक्त गुजार पाता है तो महसूस होता है कि हाँ, यही कैथारसिस था ज़िंदगी का। खुशी की महफिल में तो मैं वक्त ज़ाया कर रहा था, असल में तो वक्त मुझे इसके साथ गुजार रहा है। मजबूर कर देती है आपको, सिलेक्ट कर दिया। अच्छा। अच्छा, रोमांस के बारे में क्या अरशद जावेद रिजवी, तुम तो बहुत रोमांटिक रहे हो, और रोमांस तुम्हारा उस तरह का नहीं है जैसे कि फ़िल्मी अंदाज़ है, लेकिन बहुत डिफरेंट। तुम्हारे अंदर वहशत, उदासी और रोमांस जो है, मैंने देखा है कि ये तीनों दायरे एक ही दायरा हो जाते हैं, और तुम जो हो उसकी फिर तलाश में निकलते हो और घूमते हो फिरते हो अपने अंदर भी बाहर भी। क्या है रोमांस आपके खुद आपके नज़दीक? रोमांस असल में मेरा जो रोमांस है वो बड़ा मुख्तलिफ रोमांस है। जैसे अभी आपने कहा कि वो कोई अमर प्रेम या राधना राजेश खन्ना की जो फिल्में हैं वो वाला रोमांस नहीं है। उसने इम्पैक्ट डाला एक ज़माने में लोगों के ऊपर, जब हम जवान हो रहे थे तो उसका रोमांस था। लेकिन मेरा रोमांस जो है वो बहुत ही यूँ समझ लें कि बहुत ही पेचीदगी का शिकार है, और वो हर हर खूबसूरत और बदसूरत हिस्सों से रोमांस करना चाहता है। वो उन तक पहुंचना चाहता है, और वो इसलिए उन तक पहुंचना चाहता है ताकि वो अपने आप को कंप्लीट कर सके। तो मेरे लिए रोमांस करना जो है वो कंप्लीटनेस की निशानी है, ज़ात की कंप्लीटनेस, अपना जो इंट्रोवर्डनेस है, अपनी जो इंट्रोवर्डनेस के अंदर जो तन्हाई है, जब उसको हम फिल करना चाहते हैं तो फिर हम रोमांस की तरफ जाते हैं। और ये रोमांस महज यही नहीं होता कि आप एक औरत से रोमांस कर रहे हैं, या आप ये बेशुमार ज़िंदगी की पहलू हैं उसमें। पहलू हैं, और उसमें लेकिन वो गुंजलक है काफ़ी। जैसे ऐसा नहीं झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं, वो झुर्रियाँ सी पड़ी हुई बड़ा हुआ रोमांस है, और जिसमें मैंने अपना बड़ा वक्त गुजारा है। लेकिन खालिद, मैं एक बात बताऊँ कि उसे मैं शायद कंप्लीट कर चुका हूँ उस रोमांस को, जो एक्सट्रोवर्ट रोमांस था, और अब ये इंट्रोवर्ट रोमांस है। मैं अब अपने अंदर ही रोमांस तलाश कर लेता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं किसी से मिलूँ और मिलकर रोमांस का तजर्बा करूँ। मैं अपने अंदर ही शनाख्त कर लेता हूँ, और इस शनाख्त से मुझे महसूस होता है कि अंदर की एम्प्टीनेस जो है उसको फिल हुई है एम्प्टीनेस। अच्छा, हम असर कहानीकारों के बारे में क्या आपकी राय है? कुछ लोग लगते हैं ऐसे जो कि जदीद कहानी लिख रहे हैं, और मैंने मतलब देखा है एक कहानीकार को, और मैं उससे मिला भी हूँ। उसका नाम है ज़ेब अस्कार हुसैन। ज़ेब कमाल कहानी लिखते हैं, और अभी हल्का राबिज़ वक्त में ज़ेब अस्कार की कहानी भी थी और मेरी कहानी भी थी। तो जब ज़ेब अस्कार की कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ज़ेब कहानी को इस तरह पढ़त रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वैसे कहानी को पढ़ते हैं बहुत
गहरा आदमी है वो, और उसकी गहराई जो है वो कमाल गहराई है। फ़िक्शन की तनकीद के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं कि लोग नहीं हैं जो फ़िक्शन के बाकायदा नाक़िद हों, और ये हिस्सा ज़रा सा बहुत कमज़ोर रह गया है। आप भी ऐसा महसूस हाँ, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तनकीद कार जो है या तनकीद करने वाला जो है वो उस तरह से नहीं चल पाया शायर और अदीबों के साथ जिस तरह उसे चलना चाहिए। वो महज एक आम सा किरदार रह गया है, वो सा चल नहीं पाया है। और मैं समझता हूँ कि राइटर्स और शायर कुछ ज़्यादा आगे निकल गए हैं, उनका साथ देना मुश्किल लगा है नाक़िद को कि वो उनके साथ चल सके और उनके तजर्बों को समझ सके। तो एक राइटर जो तजर्बे करता है वो तजर्बे इतने मुख्तलिफ हो जाते हैं कि नाक़िद जो है वो साथ नहीं दे पा रहा। दे पाता है, उसका सांस खुल जाता है। तो अब आखिरी बात ये करने जा रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अब क्या प्यास है, कितनी प्यास है, प्यास की शिद्दत क्या है, जुस्तजू क्या है, कितनी है, उसका फैलाव क्या है, तमन्ना क्या है, वो कौन सा दश्त है जिसको आपने भी दरियाफ़्त, बहुत सारे दश्त होंगे जिनको आप दरियाफ़्त करना चाहते होंगे, तो कुछ अगले सफ़र के बारे में कुछ ऐसा जो कि आप 10-20 बरस बाद देखते होंगे, वो क्या हैं सब चीज़ें बिखरी हुई, नातमाम, अधूरी? नहीं, चीज़ें तो नातमाम ही हैं और नातमाम ही रहती हैं। मैं समझता हूँ इंसान साथ नहीं दे पाता कि वो चीज़ों को तमाम कर सके, उनको मुकम्मल कर सके। लेकिन मेरा अपना जो विज़न है, जो मैं फ्यूचर में जाकर जो कुछ देखना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत अहम नॉवेल लिख सकूँ और उस पर मैंने काम शुरू भी कर दिया है। अच्छा, वेरी बहुत और प्रॉपर एक नॉवेल होगी ये, तो तजर्बाती नॉवेल है आपका। तजर्बाती नॉवेल है ये तो। ज़र्द मौसम की याददाश्त, ज़र्द मौसम की याददाश्त, आपका इस पर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तनकीद भी होगी, इसकी पजीराई भी होगी, इसको ये मेरे लिए एक ऑनर भी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो नज़रअंदाज नहीं हो सकता, वो इतना ताकतवर नॉवेल है। मुझे कभी खुद पर फ़ख्र नहीं हुआ, लेकिन कहीं छोटा सा फ़ख्र मेरे अंदर जन्म लेता है इस नॉवेल के बाद, इस नॉवेल में जब मैं ज़र्द मौसम की याददाश्त के बारे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आगे अभी मैंने एक नॉवेल अच्छा शुरू किया है, वो काफ़ी उस पर मैंने काम कर लिया है। अच्छा, और जो आपका पहला सवाल था ना, अब ये जो नॉवेल में काम कर रहा हूँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में घूमूँ फिरूँ ताकि मेरी विजन और ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं एक पहाड़ पे खड़ा हुआ और मैं किसी सूरत पहाड़ पे चढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन मेरा साथ नहीं दे रही। तो मुझे उसके लिए जैसे अब्दुल्ला हुसैन करते थे, बिल्कुल बिल्कुल सफ़र करना ज़रूरी हो जाता है। सफ़र जो होता है ना वो आदमी को नरम दिल बनाता है, और जब चीज़ें नरम, जब आप नरम दिल हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तौर पर मुशाहिदा कर सकते हैं। तो मैं एक नॉवेल लिखना चाहता हूँ, और एक ऐसा नॉवेल जो मेरा हवाला है, और जो मुझे महसूस हो कि अरशद रिजवी ने ज़िंदगी जो है वो बकार तो गुजारी है, बेकार नहीं हुई। बहुत अच्छा। तो अरशद रिजवी, आप सलामत रहें, खुश रहें, और आपने जो कमाल काम किए हैं उसमें आपने ये नवीद भी सुनाई है कि एक बड़ा नॉवेल जो है आप इंशाअल्लाह वो लिखने की तरफ जा रहे हैं। एक नॉवेल मुकम्मल हो गया है जो अनकरीब शाया हो जाएगा। ज़िंदगी रवाना रहेगी, आप साथ रहेंगे, और आप बहुत अहम कहानीकार और नॉवेल निगार के तौर पर हम असरअदब में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, और हम आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर सकेंगे। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब फ़नून्नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अरशद रिजवी और खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।